विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मालाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस विषय पे, जिस बिंदु पे हम पुनरावलोकन मतलब रिवीजन करने वाले हैं वो है कहानी लेखन। कहानी एक ऐसा विषय है जो हर वय वर्ग के लोगों को काफी पसंद आता है, पढ़ने में, सुनने में। हर कोई चाहता है, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा आदमी, कहानियां पढ़ने में उसे मजा आता है, आनंद मिलता है। साथ ही साथ उसे सुनने में भी उतना ही आनंद प्राप्त होता है। परंतु कठिनाई जिस जगह पे आती है वो है कहानी लिखने में। हर कोई कहानी लिखना आसानी से मतलब नहीं लिख पाता है। तो आज हम वही देखेंगे कि कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान दिया जाए ताकि जो हमारी कहानी है वो काफी रोचक बन सके। तो वो सभी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये परीक्षा के तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक अंक इस प्रश्न में, जो कहानी लेखन का प्रश्न आएगा उसमें हम प्राप्त कर सके, ताकि हमारा कोई भी अंक वहां पे ना कटे और पूर्ण अंक हमें वहां पे मिले। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को भी ये काफी पसंद होती है। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी लेखन जो है, अगर आप कहानी लेखन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उस भाषा का, वो जो भाषा है उस पे आप अच्छे से प्रभुत्व प्राप्त कर चुके हैं, वो आपको अच्छे से समझ आती है। जब आप वो भाषा में, किसी भी भाषा में आप कहानी लिख रहे हैं तो उस भाषा का ज्ञान आपके पास है, ये उसमें से समझ में आता है। कहानी के कुल 4 अंग होते हैं: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य या कथोपकथन। कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या यहाँ पे हम देख सकते, देखिए कुल कितने हैं, 4 भाग है इसके: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य या कथोपकथन। कथा वस्तु मतलब ओवरऑल जो हम देख सकते हैं कहानी का क्या थीम है, वो। पात्र या चरित्र यानी उसके कैरेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, कहानी के पात्र, कैरेक्टर्स। उद्देश्य मतलब उसका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है उस कहानी का। कथोपकथन जो है वो है, कथोपकथन कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियों, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है। कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, हर कहानी का, उस कहानी में से कोई ना कोई शिक्षा पढ़ने वाले को, सुनने वाले को मिलना आवश्यक होता है। नहीं तो हम व्यर्थ होगा। मिलना ही चाहिए, मनोरंजन भी हो या से उस कहानी द्वारा उस श्रोता को, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को, ठीक है, मिलना आवश्यक है। अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। कथोपकथन का अर्थ क्या होता है, जो कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बीच में जो वार्तालाप होगी, बातें होंगी, उसको कथोपकथन कहते हैं। और ये जो कथोपकथन होता है वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं फिल्मों के डायलॉग्स हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, कुछ अच्छे डायलॉग्स रहे तो वो भी क्या होता है, कथोपकथन। उस फिल्म के लिए अगर हम कहते हैं उसको, अगर हम कहानी के नजरिए से देखें तो वैसा ही कथोपकथन जो है, बातचीत जो है दो कैरेक्टर्स के बीच में, चरित्र के बीच में, पात्र के बीच में, वो इतनी प्रभावी हो कि
पढ़ने वाले सुनने वाले के दिमाग में वो घर कर जाए, वो याद रहे उसे हमेशा के लिए। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कहानी लिखने के कुछ तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें से हमें सिर्फ एक ही सीखना है जो हमारे परीक्षा के महत्व से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बाकी भी हम एक बार जान लेते हैं क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, एक रूपरेखा दी जाएगी, उसके आधार पर हमें कहानी लिखना है। संकेत के आधार पर कहानी लेखन, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, अपूर्ण कहानी पूरी करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। कुल 6 तरीके हैं, कहानी के 6 प्रकार हैं जिससे हम कहानी लिख सकते हैं। पहला है रूपरेखा के आधार पर, मतलब एक रूपरेखा आपको दी जाएगी, उसके आधार पर आपके स्वयं द्वारा वो लिखी जानी चाहिए। संकेतों के आधार पर कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी चाहिए। शीर्षक दे दिया जाएगा, उस शीर्षक के हिसाब से आपको जो आपके मन में आता है वैसी एक कहानी आपको लिखनी पड़ती है। अपूर्ण कहानी, एक अधूरी कहानी आपको दी जाएगी, बीच बीच में कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, कुछ घटनाएं दे दी जाएंगी, बाकी कहानी आपको लिखनी वहां पे पड़ती है। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, कुछ चित्र आपको वहां पे दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको चित्रों को देख के उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके आधारित एक कहानी आपको वहां पे लिखनी पड़ती है। शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे जिससे कुछ अर्थ प्राप्त आपको होगा, उस अर्थ के अनुसार आपको वो कहानी पूर्ण करनी। ये कुल 6 प्रकार हैं कहानी को लिखने के, परंतु यहाँ से हम जो प्रयोग में लाएंगे उसके बारे में हम सीखते हैं कि हमें परीक्षा के हिसाब से कौन सा सीखना है। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है, जिन्हें चुन चुनकर उचित स्थान पर रखकर सुंदर सरल शुद्ध एक लय वाली माला बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लिखने को अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। कहानी लिखने का अभ्यास करना ही क्या है, कहानी लेखन होता है। कहानी जब लिखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कहानी सुंदर सरल और एक लय में होनी चाहिए। सरल यानी पढ़ने वाले को वो आसानी से समझ में आ सके। अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ने वाला कहानी पूर्ण करने के पहले ही पढ़ना बंद कर सकता है। अतः विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान देना है वो बिंदु हम अभी देखेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और कहानी आपकी जो है बड़े मजेदार, सरल, सुंदर, शुद्ध और एक लय में बन सके। कहानी लिखते समय खाते हो गए, सॉरी। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़े। मतलब आपको जो है, जो पहला प्रकार था रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना, वही प्रकार आपको आता है। एक रूपरेखा दी जाएगी, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ ले। मतलब आपने 2 से 3 बार उस रूपरेखा को पढ़ लेना है, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। मतलब रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी आपके मस्तिष्क में एक बन जाएगी, एक छोटी सी कहानी बन जाएगी, जिसके आधार पर आप उसको विस्तृत रूप दे सकते हैं। कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है, उसे ध्यान में रखना है आपको। उसी के आधार पे और उसके इर्द गिर्द ही आपकी कहानी घूमती रहनी चाहिए। मतलब उसके इर्द गिर्द ही आपकी कहानी का विषय रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कहानी का विषय और उद्देश्य कोई और है और आपकी कहानी किसी और
तरफ भटक रही है, तो आप यहाँ पे अंक आपके गवा बैठेंगे। कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो। कहानी का जो प्रारंभ होता है, शुरुआत जो होती है, और विकास यानी उसको जब आप आगे बढ़ाएंगे वो एक क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, मतलब एक क्रम के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहानी का जो अंत है वो आप पहले लिख रहे हो, शुरुआत जो आपने लिखनी चाहिए वो बाद में लिखी जा रही है। इस तरीके से वो ना लिखी जाए, उसे क्रम से ही लिखना है। शुरुआत क्या होनी चाहिए, उसका मध्य भाग क्या होना चाहिए, और उसका अंतिम भाग क्या होना चाहिए, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी एक क्रम में ही होना आवश्यक होता है। अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो। जो भी घटनाएं आप वहां पे कहानी में लिखते हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी घटना पहली घटना पे, तीसरी घटना दूसरी घटना पे, मतलब जो बाद में आने वाली घटना है वो पहली आई हुई घटनाओं के ऊपर आधारित होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। या तो आप लिख रहे हैं कहानी में एक पैराग्राफ आपने पहले लिखा, दूसरा एक परिच्छेद आप फिर लिख रहे हैं, और दोनों परिच्छेद में कोई तालमेल नहीं है, एक दूसरे से वो जुड़े नहीं है, ठीक है, तो वो कहानी सही कहानी नहीं मानी जाती। जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे, किससे, जब कहानी की प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी होगी तो। कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर निरस्त और अर्थहीन बना देते हैं। इसलिए छात्र को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में, सरल और सीमित शब्दों में हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कहानी लिखते समय हमें लगता है कि हम जितनी बड़ी कहानी लिखेंगे उतने अधिक अंक हमें प्राप्त होंगे, परंतु यह गलत है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कहानी लिखेंगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। आपकी कहानी जो है वो विस्तृत करने के चक्कर में आप उसे अर्थहीन ना बनाएं। ऐसा ना हो कि ज्यादा बड़ी कहानी तो आप लिख रहे हैं परंतु कहानी अर्थहीन बनते जा रही है, मतलब उसमें जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक दूसरे से, वो जो कहानी के किससे जुड़े होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, बस वो बड़ी बनते जा रही है, तो ऐसी कहानी अर्थपूर्ण हो जाएगी। ना पढ़ने वाले को पढ़ने का दिल करेगा, ना सुनने वाले को। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी कहानी है वो सुंदर भाषा, सरल भाषा और सीमित शब्दों में हो, मतलब कम से कम शब्दों में वो कहानी लिखी जाए, परंतु हर एक बिंदु जो आपको दी हुई है, जो आपको रूपरेखा दी है, रूपरेखा का हर एक बिंदु उस कहानी में आना आवश्यक होता है। कहानी का शीर्षक कथावस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। जब भी आप कहानी लिखते हैं तो सर्वप्रथम आपको वहां पे एक शीर्षक देना आवश्यक होता है, परंतु ये जो शीर्षक है वो छोटा होना चाहिए, एक शब्द या 2-4 शब्दों का अधिक से अधिक हो सकता है। उसके बाद वो रोचक होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को ऐसा इंटरेस्ट वहां पे जागना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि अरे ये कहानी का शीर्षक ही इतना अच्छा है तो कहानी क्या हो सकती है। प्रभावशाली होना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए पढ़ने वाले पे। इस प्रकार से आपको कहानी का शीर्षक देना है। कहानी का शीर्षक अंक के अंक के आधार पे देखा जाए तो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको एक अंक वहां पे मिलता है कहानी के शीर्षक और सीख को, और साथ ही साथ शीर्षक अच्छा है तो कहानी पढ़ने में भी मजा आएगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अच्छा शीर्षक है तो कहानी भी अच्छी होगी। कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का कहानी में सही उपयोग करना चाहिए। आप जो कहानी लिख रहे हैं वो काल्पनिक कहानी नहीं होनी चाहिए। और अधिक अगर कहानी हद से ज्यादा अधिक काल्पनिक होती है तो वो आपको वहां पे अंक आप गवा बैठेंगे। मतलब यहाँ पे आपको जो फैंटेसी कहानियां होती हैं वैसी कहानी आपको
नहीं लिखना है। फिक्शन जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी आजकल एवेंजर्स वगैरह मूवीज आते हैं, उस तरीके की कहानियां नहीं लिखनी है। हमें सरल कहानियां लिखनी है, और कहानी लिखते समय हमें मुहावरों का प्रयोग उचित जगह पे उचित तरीके से करना है। जितने आपके कहानियों में मुहावरे और आपके शब्दों का चयन अगर अच्छा है, तो आपकी कहानी जो है वो काफी प्रभावशाली होती है। तो कभी भी याद रखिएगा कि आपको मुहावरों का ज्ञान होना आवश्यक है, और अच्छे सही शब्दों का प्रयोग सही जगह पे होना भी आवश्यक है। तो उससे आपकी कहानी क्या होगी, काफी प्रभावशाली बन सकेगी। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। कहानी का जो अंतिम भाग होता है, जहाँ पे हम उपदेशात्मक होना चाहिए, मतलब उसमें से कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान या कुछ शिक्षा वहां से मिलनी चाहिए, कुछ सीख वहां पे मिलनी चाहिए, और वह काफी प्रभावशाली भी होना आवश्यक होता है। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में ही लिखना है। जो आप सीख लिखेंगे, उद्देश्य उपदेश देंगे, वह अलग परिच्छेद होना चाहिए। वो दूसरे परिच्छेदों के साथ वहां पे आपको नहीं लिखना है। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। जो कहानी में क्या क्या है, जो भी घटनाएं हैं, स्थान है, पात्र है, दृश्य है, उसका वर्णन आवश्यक है। जैसे कोई आप गांव के बारे में बता रहे हैं, तो वो गांव कहाँ स्थित है, गांव कैसा है, हरा भरा है, वहां से नदी गुजरती है, लोग कैसे हैं, इसका आपको एक थोड़ा सा वर्णन वहां पे लिखना आवश्यक होता है। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। जो भी आपके कहानी में स्थान आता है, जैसे आपने कहा एक गांव है, तो उस गांव को एक नाम दे दीजिए। कुछ पात्र हैं, तो उसको या तो आप नाम दीजिए, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे हम उसे समझ सके। जैसे एक राजा है, तो राजा हमने लिख दिया, सरपंच है, मुखिया है, इस प्रकार से उसे एक कुछ संबोधन कर दीजिए कि जिससे पढ़ने वाले को आसानी से वो समझ में आ सके। और पात्रों को नाम देना आवश्यक ही समझिए आप, स्थान और पात्रों को। कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप संवाद होने चाहिए। यह संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी में जो पात्र हैं, उनमें वार्तालाप जो दिखाएंगे आप, कथोपकथन जिसे हम कहते हैं, वह आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। और ये जो संवाद है वो छोटे हो और स्पष्ट हो। काफी लंबे वाक्यों का प्रयोग वहां पे उनके वार्तालाप में नहीं लिखने चाहिए, और ऐसे भी ना लिखे कि वो अर्थ ना दे सके। पूर्ण स्पष्ट वाक्य जिससे सरलता से पढ़ने वाले को समझ में आए कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी कहानी है वो हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाएगी। मतलब पहले किसी समय में ये घटित हो चुकी है, इस प्रकार से वो लिखी जानी चाहिए। परंतु पात्रों के संवाद जो होते हैं वो वर्तमान में भी हो सकते हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहानी भूतकाल में होनी आवश्यक है, परंतु वार्तालाप जो किया जा रहा है, पात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है, वो चाहे आप वर्तमान में रखिए या भविष्य काल में रखिए, कहानी की आवश्यकता के अनुसार उसको आप बदल सकते हैं। परंतु कहानी भूतकाल के अलावा किसी भी काल में नहीं लिखी जाती, ना वो भविष्य में तो बिल्कुल नहीं, और ना वर्तमान में। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। जो रूपरेखा आपको दी जाती है प्रश्न में कहानी की, उसमें से कोई भी संकेत अगर आपका छूटता है, कोई भी
रूपरेखा में दिया गया संकेत आप वहां पे नहीं छोड़ सकते हैं। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए। रूपरेखा के जो संकेत हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में आपको प्रश्न में दिए गए हैं, उसी क्रम में आपके कहानी में भी वो आते जाने चाहिए। जो संकेत आपको बाद में दिया गया है वो बाद में ही आएगा, जो प्रारंभ में दिया गया है वो प्रारंभ में ही आएगा। ऐसा ना हो कि जो अंत में दिया गया है वो आप प्रारंभ में लिख रहे संकेत और जो प्रारंभ में दिया गया है वो अंत में, ऐसा ना हो। जिस क्रम में आपको शीर्षक संकेत प्रश्न में दिया गया है, उसी क्रम में आप उसका प्रयोग करेंगे। उन्हें उलट-पुलट ना किया जाए, उन्हें कभी भी उलट-पुलट ना किया जाए। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में ना लिखें। कहानी में के कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। जो आप कहानी लिखते हैं, वह एक परिच्छेद में नहीं होनी चाहिए। कम से कम वहाँ पे कहानी में आपके 3 परिच्छेद आने चाहिए, मीन्स 3 पैराग्राफ वहाँ पे आपके लिखे जाने चाहिए। कहानी का प्रारंभ, मध्य भाग और उपदेशात्मक जो रहेगा वो अंतिम आपका परिच्छेद रहेगा। ऊपर दिए गए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। जो भी अब हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की है, ठीक है, जो बातें हमने यहाँ पे देखी हैं, उनका अगर आप ध्यान रखते हैं प्रश्न पत्र में आई हुई रूपरेखा के आधार पे कहानी लिखते समय, तो निश्चित ही आप आपके पूरे के पूरे अंक, अच्छे से अच्छे अंक आप वहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ मुद्दों के आधार पर कहानी देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपको वहां पे कहानी लिखनी है। ओके, प्रश्न आपको इस प्रकार से आते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। आपको क्या करना है, मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है और उसे एक उचित शीर्षक देना है। अभी एक रूपरेखा हमें इस कहानी की यहाँ पे दी गई है, तो हम उसे पढ़ेंगे। रूपरेखा किस प्रकार से दी जाती है, उसके आधार पे हम कहानी किस प्रकार से लिख सकते हैं। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार। गांव में पानी का अभाव, अभाव यानी कमतरता। लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना। बहुत दूर से पानी लाना। पढ़ाई के लिए कम समय मिलना। लड़कियों का समय पर चर्चा करना। समस्या सुलझाने का उपाय खोजना। गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। अब यहाँ पे देखिए एक रूपरेखा जब हमने यहाँ पे पढ़ी है तो हमें ध्यान में आ गया, गांव में कुछ लड़कियां हैं, बड़ी पढ़ने में होशियार है। गांव में पानी का अभाव है, यानी पानी की कमतरता है। लड़कियों को घर का भी काम करना पड़ता है, साथ साथ उन्हें पानी भी भरना पड़ता है। इस वजह से उनकी जो पढ़ाई है वहां पे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इस परेशानी को हल करने के लिए लड़कियों ने चर्चा की, इस को हल करने की कोशिश की, गांव वालों ने उनकी सहायता की और वो इस कार्य में सफल हो गए। ये एक रूपरेखा हमने पढ़ने के बाद समझ लिया। अभी सिर्फ हमें इस कहानी को एक रूप देना है, रूप प्रदान करना है, यानी आपको हमें 2-3 परिच्छेद में उसको कहानी का प्रारंभ लिखना है, मध्य भाग और उसके उद्देश्य या उससे क्या सीख मिलती है वो अंत में हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं कहानी किस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले कहानी लिखते समय आपको ज्ञात होना चाहिए, ध्यान में रखना है कि कहानी लिखते समय आप कहानी को एक शीर्षक दीजिए। शीर्षक छोटा, रोचक और ऐसा हो कि पढ़ने वाले को कहानी पढ़ने की इच्छा प्रबल हो जाए। तो यहाँ पे एक कहानी को हमने शीर्षक दिया, सूझबूझ का फल।
अब देखिए, हमने जो बिंदुओं पे चर्चा की थी उसमें कहा था कि गांव को नाम देना, स्थान को नाम देना आवश्यक है, पात्रों को नाम देना आवश्यक होता है, उनका वर्णन करना आवश्यक होता है। तो देखिए, हम जो कहानी लिख रहे हैं वहां पे हमने भी कहानी में गांव को नाम दिया है, गांव को नाम दिया है राघोपुर। तो आइए देखते हैं कहानी। राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था, इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने के पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच के ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर दूर के गांव के लोग पानी, पीने का पानी ले जाते थे। देखिए, यहाँ तक जो हमने कहानी लिखी उसमें हमने कई बातों का ध्यान रखा है। जो रूपरेखा में हमें जो संकेत दिए गए थे, उन संकेत को हम क्रमबद्ध तरीके से ही यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने स्थान को नाम दिया है, गांव जो दिया गया है उस गांव का वर्णन किया है, वो कहाँ पे स्थित है, कितने दूर है शहर से, कस्बे से, उसका विकास कितना हुआ है, वहां पे परेशानी क्या है, परेशानी का हल वो किस प्रकार करते हैं, कहाँ से वो पानी का प्रबंध करते हैं। इस तरीके से हमने वो कहानी की शुरुआत यहाँ पे की है। राघोपुर की लड़कियां घर के कामकाज में तो मदद करती थी, किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफी देर हो गई। इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वह पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखा देखी गांव वाले भी इस काम में जुटने लगे। एक दिन कुआं खुद कर तैयार हो गया और उसके होते से उस उसमें गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने के में बर्बाद नहीं होता था। वह पूरा समय स्कूल में पढ़ाई करने लगे। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। देखिए, जो कहानी हमने लिखी उसको हमने क्रमबद्ध तरीके से जो रूपरेखा में हमें संकेत दिए गए थे उनका हमने उपयोग किया है। और कहानी में हमने कई अलग अलग परिच्छेदों में लिखे हैं। हर एक घटना के हिसाब से हमने परिच्छेद वहां पे बनाए हैं। आखिरी जो परिच्छेद हमने लिखा वहां से हमने एक उद्देश्य वहां पे उपदेश दिया है, और साथ ही साथ जो अंत में एक महत्वपूर्ण बात आपको वहां पे लिखनी चाहिए, आवश्यक है, वो है सीख। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिली? आत्मनिर्भरता में ही सुख है। देखिए, कहानी सबसे पहले शुरुआत करते समय शीर्षक देना आवश्यक है, छोटा हो, सरल हो और रोचक हो। कहानी की शुरुआत में आपको स्थान वगैरह के लिए नाम देने चाहिए, पात्रों के नाम देने चाहिए। वार्तालाप अगर आप दिखा रहे हैं दो पात्रों के बीच में, वो सरल और छोटे हो, स्पष्ट हो। कहानी कई परिच्छेद में हो और अंत में आपको वहां पे सीख लिखना आवश्यक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में दिए गए कहानी के जो प्रश्न आएगा वहां पे आपको इस प्रकार से लिखना है। एक और हम कहानी का प्रश्न देखते हैं और उस पर आधार पर हम किस प्रकार से कहानी लिख सकते हैं वो देखेंगे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए।
एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दधी पात्र लेकर गुजरते हुए देखना। दधी पात्र यानी दही का पात्र, छोटे सा मटका जैसा रहता है जिसमें दही रखा जाता है। कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह, आग्रह यानी रिक्वेस्ट। हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना और अंत में परिणाम। देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से कहानी लिख सकते हैं। सबसे पहले शीर्षक बुरी संगति का परिणाम। शीर्षक क्या लिखा है हमने? बुरी संगति का परिणाम। तो कोई भी कहानी हम जब लिखते हैं तो उसको शीर्षक देना आवश्यक है। शीर्षक और आपकी सीख को यहाँ पे आपको 1 अंक प्राप्त होगा। परंतु एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप कहानी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ शीर्षक या सीख लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। शीर्षक और सीख को अंक कब प्राप्त होंगे? जब आप कहानी लिखेंगे, तो ही सीख और शीर्षक इन दोनों के लिए आपको अंक वहां पे प्राप्त होंगे। आइए कहानी देखते हैं। एक पर्वतीय नगर था। वहां सड़क के किनारे के वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को, ग्वाला यानी जो दूध का व्यवसाय करते हैं, गाय पालते हैं, उन्हें ग्वाला कहते हैं। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दही पात्र लेकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही की हांडी के मुख पर बैठकर दही का स्वाद लें। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही हांडी के मुख पर ले गया। कौवा चोंच मटका मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी के होने की भनक लगी। उन्होंने एक हाथ से हांडी कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ ऊपर उठाकर टटोलने लगा। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। सीख, दुष्ट की संगत, संगत हो गया वो, संगत जानलेवा होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कहानी हमने सबसे पहले वहां पे एक शीर्षक लिखा, बुरी संगति का परिणाम, अंत में एक सीख लिखी, दुष्ट की संगत जानलेवा होती है, और बीच में कम से कम 3 परिच्छेद आपके कहानी में होने आवश्यक होते हैं। कितने? कम से कम 3 परिच्छेद हो। 3 से अधिक हो तो चलेगा, पर 3 से कम ना हो। एक कहानी का प्रारंभ, जहाँ पे आपने वर्णन कर दिया है कौवा कहाँ रहता है, हंस कहाँ रहता है, उनकी कैसी मित्रता है, इसके बारे में वर्णन किया। कहानी का मूल भाग जो है वो आपने बीच में लिख दिया, और अंत में आपने कि क्या परिणाम कहानी में से हम देख रहे हैं हंस के साथ हुए, क्या घटित हुआ, वो हमें अंत के आखिरी परिच्छेद में वहां पे लिखा। तो इस प्रकार से आप कोई भी कहानी है वो इस प्रकार से आप लिखेंगे। एक और हम यहाँ पे कहानी देखते हैं। घायल गिलहरी, चिंटू का गिलहरी को बचाना, माता की अनुमति, अपने घर में रखना, खिलाना पिलाना, गिलहरी का स्वस्थ होना, बाहर छोड़ना। यह आपको कुछ संकेत यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे मुद्दों के आधार पर, जो मुद्दे दिए गए, संकेत दिए गए, उनके आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर
उचित शीर्षक देना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक सीख लिखनी है। जीव दया, कहानी को क्या शीर्षक दिया है? जीव दया। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे दो तीन कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की हल्की चींची की आवाज आ रही है। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां चींची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया। उसके घाव को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाकर और उसे मेज पर बैठा दिया। मेज यानी टेबल। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। सीख, हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। देखिए, जो भी हमें संकेत दिए जा रहे हैं उसके आधार पे हम कहानी लिख रहे हैं। परंतु अगर परीक्षा में ऐसा होता है कि आपको संकेत जो दिए गए उसके आधार पे आप कहानी नहीं बना पा रहे हैं और जो इसके पर्याय में जो दूसरा प्रश्न है वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक काम कीजिएगा, एक शीर्षक आप दे दीजिएगा, एक सीख आप लिख सकते हैं और जो आपको संकेत दिए गए हैं होंगे, जो मुद्दे दिए गए होंगे, उसे सिर्फ एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप लिखिए ताकि उनमें एक संबंध प्रस्थापित हो सके। वो आप एक लयबद्ध तरीके से उसे जोड़ सके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कहानी लिखिएगा, कम से कम आपका प्रयत्न ये होना चाहिए, सीख, शीर्षक और जो मुद्दे दिए गए उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको 2.5-3 अंक वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। एक और कहानी यहाँ पे हम देखते हैं। खेतीहर गांव, कुछ लोगों के पास खेत नहीं, गांव में साधु का आना, आत्माराम को मिट्टी देना, मिट्टी के खिलौने, आत्माराम को आए, पतंग बनाना, कागज के खिलौने बनाना, अच्छी कमाई। निम्नलिखित जो मुद्दे हैं उसके आधार पे हमें 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखनी है और उचित शीर्षक देखिए, साथ ही साथ एक सीख भी वहां पे हमें लिखनी है। साधु का वरदान, कहानी को हमने नाम क्या दिया? साधु का वरदान शीर्षक दिया। एक छोटा सा गांव था। गांव में लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वह अपने खेतों में साल में 2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों के पास लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में काम करके कुछ कमा लिया करता था। देखिए, हमने जो संकेत है उन्हें तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, परंतु पहले हमने गांव का एक अच्छा सा वर्णन किया, उसके बाद में आत्माराम का हमने
एंट्री की इस कहानी में। पहले गांव का वर्णन, गांव की परिस्थिति के बारे में हमने श्रोताओं को जानकारी दी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमा कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ये मिट्टी ले, यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं महाराज, ये मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका। साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वो मिट्टी से खरगोश, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाना और बाजार में बेच रहा था। इससे उसे अच्छी आय होने लगी, आय यानी इनकम। अब उसकी जिंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौनों की मांग की। यह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पत्ता आकाश में उड़ते हुए देखा। पत्ता यानी पतंग। फिर क्या था, अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनाने बंद कर दिए और कागज के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्लियां, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौनों का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई। से काम को काम सिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से शीर्षक कहानी में कई परिच्छेद में संकेत क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाए और अंत में अगर शीर्षक सीख लिखी जाए तो हम अधिक से अधिक अंक यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें कहानी लिखनी है, किन बातों का हमें यहाँ पे ध्यान देना है, किन मुद्दों का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और आप अवश्य ही आपके आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण हो पाओगे।